नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स की एक श्रृंखला लेकर चल रहे हैं, तो आज पिछले क्लास में हमने 11D के कंसेप्ट और न्यूमेरिकल को किया है। इस क्लास में हम लोग चैप्टर 11E का जो क्वेश्चन है और उसमें जो कंसेप्ट है उसको हम डिस्कस करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में कंसेप्ट क्या है। तो हमने देखिए कंसेप्ट लिखा हुआ है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, यानी कि दो समतल के बीच का कोण क्या होगा और उसको अगर समीकरण दिया जाए तो कैसे हम निकालेंगे, इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है दो समतलों के बीच का कोण। तो आपको अगर फिजिकली तौर पे दिखाया जाए तो अगर मान लीजिए ये हमारा पहला समतल है और ये हमारा दूसरा समतल है, तो इनके बीच के कोण का यही मतलब है कि अगर एक समतल ऐसे है और दूसरा समतल ऐसे है तो दोनों के बीच में जो ये वाला कोण बन रहा है, इसी कोण को हम कहेंगे कि दो समतलों के बीच का कोण है। अब ये वाला जो कोण होगा इसी का मान, अब इसमें दो कोण होंगे, कोई ये वाला कोण भी कर सकता है, तो जो न्यून कोण होता है उसी को हम लोग प्राथमिकता देंगे। तो इस तरीके से ये वाला जो कोण है दोनों समतल के बीच बनने वाला, इसी कोण को निकालना है और इस पूरे चैप्टर में हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको निकाला जाएगा। तो हमने देखिए यहाँ पर हमने कुछ ग्राफ या फिर डायग्राम भी दिखाया हुआ है। ये पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, दोनों कुछ दूरी पर हैं, लेकिन इसका इसका जो है इससे कुछ दूरी पर है, लेकिन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल है, यानी दोनों को अगर हम स्लाइडली शिफ्ट करेंगे तो किसी न किसी एंगल पर मिलेंगे। तो अब आप जानते हैं, अब यहाँ से हमारा कंसेप्ट शुरू होता है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अब आप जानते हैं कि कोई भी प्लेन का अगर इक्वेशन दिया होता है तो उस इक्वेशन की सहायता से हम उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को पा सकते हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन को हम बता सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली जो लाइन प्लेन है इसके भी परपेंडिकुलर लाइन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये दोनों लाइन नॉर्मल, ये दोनों नॉर्मल जो कि प्लेन पर हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर करेंगे, यहीं पर जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसी को हम कहेंगे कि इन दोनों समतल के बीच का कोण है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अभी अभी दिखाया कि प्लेन के बीच का एंगल और अब दिखा रहा हूं कि उनके नॉर्मल के बीच का एंगल इक्वल कैसे होगा। तो अभी हम उस पर आते हैं। पहले आप ये कंसेप्ट सीखिए कि दो अगर प्लेन है तो इस प्लेन के नॉर्मल एक लाइन हम फाइंड आउट कर सकते हैं और इस प्लेन के नॉर्मल। अब इन दोनों लंबवत रेखाओं के बीच का जो यह कोण है, यही कोण ही इन दो समतलों के बीच का कोण होगा। अब आइए कैसे, इसके लिए इस डायग्राम पर विचार करिए। इसमें एक डायग्राम ऐसे है, एक प्लेन ऐसे है और दूसरा प्लेन इस तरीके से ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से बना हुआ है। अब दोनों के बीच का जो एंगल होगा, हमने जैसे अभी अभी झुका कर दिखाया, यही वाला एंगल उनके बीच का एंगल है जिसको हमने अल्फा माना है। अब अभी हमने बताया कि इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो इस पर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ये खींची गई है। अब ये देखिए, अगर ये वाली वैल्यू, हमारी ये वाली वैल्यू अगर अल्फा है और ये 90 है, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म करेगा तो ये वाली वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर एक ट्रायंगल है, ये अल्फा है और ये 90 डिग्री है, ये अल्फा है, तो ये वाली वैल्यू हमेशा 90 माइनस अल्फा होगी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, इसके बाद यहाँ दोनों क्रॉस सेक्शन कर रहे हैं, तो दो क्रॉस लाइन है और ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी अल्फा होता है, ये भी आप जानते हैं शेरशाह विमुख कोण से, या फिर इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोलते हैं। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 90 माइनस अल्फा हुई, तो ये वाली वैल्यू भी 90 माइनस अल्फा ही होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये वाली वैल्यू 90 माइनस अल्फा है और ये 90 हुआ, तो ये वाला जो वैल्यू होगा ये ऑटोमेटिकली अल्फा होगा, यानी ये वाली वैल्यू या ये वाली भी वैल्यू अल्फा ही होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि जो दो प्लेन के बीच का एंगल है एक्चुअली उनके नॉर्मल्स के बीच का ही एंगल होता है, चाहे आप इसको एक उनके बीच का कोण कहिए या फिर इसको, दोनों एक ही चीज है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, तो आप जानते हैं कि दो रेखाओं के बीच का जो कोण होता है उसका फार्मूला होता है cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2
इसी फार्मूले का हम यूज करके पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। यही जो थीटा एंगल है यही इन दो प्लेन के बीच का एंगल है, जिसमें L1 L2 L1 M1 N1 फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है, हमने यहाँ लिखा है L1 M1 N1 फर्स्ट प्लेन का है और L2 M2 N2 सेकेंड प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन है। तो डायरेक्शन कोसाइन प्लेन की इक्वेशन से निकाल करके हम वैल्यू रख लेंगे और यही जो वैल्यू आएगी यही वैल्यू आपको देगी उनके बीच का एंगल। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब अगर दोनों प्लेन परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि एक केस हमने दिखाया है, मान लीजिए ये दोनों प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं तो यहाँ 90 डिग्री एंगल होगा। उस केस में L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल 0 के होगा। आप ये ध्यान रखिएगा, ये है लंबवत होने के लिए, और दूसरा केस होता है समांतर प्लेन के लिए। और अगर दोनों प्लेन समांतर हैं तो उनके डायरेक्शन कोसाइन जो होंगे, डायरेक्शन रेशियो जो होगा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा वो समानुपाती होगा। इन दोनों चीज को हमेशा आप माइंड में रखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको फिर से ध्यान दीजिए। अगर दो प्लेन लंबवत हैं तो ये कंडीशन होगी कि L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल 0 होगा। और अगर दो प्लेन समांतर हैं, इस तरीके से समांतर अगर तल हैं ऐसे, तो दोनों के डायरेक्शन जो रेशियो होंगे समानुपातिक का मतलब अगर उसमें L1 अपान L2 करेंगे, समानुपाती का मतलब समझिए L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2। अगर इस स्थिति में है तब हम कहेंगे ये समानुपातिक है। और रेखाएं या प्लेन इस केस में क्या होंगी, इस केस में रेखा हो या फिर प्लेन हो, दोनों के दोनों समांतर होंगे। तो ये आपको हमने पहला कंडीशन बताया, आप इसको नोट करिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट है कि समतल और एक रेखा के बीच का कोण कैसे होगा। तो मान लेते हैं हमारा एक रेखा है जो ग्रीन कलर में दिख रही है, तो इस ग्रीन कलर वाले लाइन, अगर लाइन का इक्वेशन है तो इसका LMN होगा। हम मान लेते हैं ये L1 M1 N1 है, L1 M1 और N1 है, जो कि डायरेक्शन कोसाइन है इस लाइन का। आप रेखा का डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेंगे। और अगर ये समतल है तो इस समतल का भी डायरेक्शन कोसाइन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में इसके वर्टिकल होगा। मान लेते हैं L2 M2 और N2 इसका डायरेक्शन कोसाइन है। अब आप ध्यान दीजिए एक प्लेन और एक रेखा के बीच का एंगल होगा क्या। मान लेते हैं ये हमारा एक प्लेन है, समतल है, और अगर एक ये रेखा है तो इसके बीच का एंगल यही होता है। मान लीजिए किसी एंगल पे झुका है इस तरीके से, तो ये समतल है और ये रेखा है, और इसके बीच का यही वाला जो एंगल होगा वही एंगल प्लेन यानी समतल और रेखा के बीच का एंगल कहा जाएगा। यानी यही कोण इस रेखा और इस समतल के बीच का ये वाला कोण ही कोण कहलाएगा। अब आप इसको और अच्छे से समझिए कि अगर एक रेखा और एक समतल है तो इसके बीच का कोण हम निकालेंगे कैसे। तो आप जानते हैं कोई एक समतल अगर है तो समतल के लंबवत एक रेखा होगी, यानी समतल के समीकरण से समतल के लंबवत रेखा का हम समीकरण निकाल लेंगे, या फिर लंबवत का जो रेखा है इसका LMN निकाल लेंगे। तो हमने मान लिया कि इस समतल के लंबवत जो समतल के समीकरण से LMN निकला वो इसके लंबवत रेखा का है L2 M2 N2, और एक गिवन लाइन है जिसका कि हमें एंगल निकालना है। तो हमने मान लिया कि ये जो रेखा है यहाँ से ऐसे झुकी हुई है, इस तरीके से, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ध्यान दीजिए, ऐसे है ये रेखा लंबवत है और इसका हमें एंगल निकालना है, इस तरीके से इसका हमें एंगल निकालना है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये पूरा का पूरा एंगल कितना बन रहा है, ये 90 बन रहा है, और यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल जो होगा वो हम cos थीटा के फार्मूले से कर लेंगे, क्योंकि अगर दो लाइन है इनके बीच का एंगल हमें फाइंड करना होता है। तो हमें पता है cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ये जो एंगल आएगा वह एंगल जो होगा समतल की लंबवत रेखा और ये जो गिवन लाइन है या दी गई रेखा
इसके बीच का कोण निकला थीटा। अब हम इस थीटा के मान को तो पा गए, अब हमें लेकिन निकालना किसका मान है, हमें 90 माइनस थीटा का मान निकालना है, यानी हमें ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो जब हमें यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता हो गया तो ये वाली जो वैल्यू होगी 90 माइनस थीटा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसमें से कॉस थीटा के इक्वल हम यहाँ पर निकाल लिए वैल्यू, यानी अब हमें थीटा बराबर पता हो गया कॉस इनवर्स L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, ये वैल्यू हमें पता हो गई। लेकिन हमें निकालना कौन सा वैल्यू है, हमें पता करना है 90 माइनस थीटा, हमें 90 माइनस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 90 माइनस थीटा इक्वल होगा क्या, 90 माइनस थीटा है, तो देखिए 90 माइनस थीटा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो इधर लिखेंगे 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमें ऊपर से ही फाइंड है, तो ऊपर की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें 90 माइनस थीटा चाहिए, तो हमने लिखा 90 और थीटा की जगह ये वैल्यू रखा। अब हमें पता है कि π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम साइन इनवर्स एक्स यानी इस अल्फा को रख लेते हैं, ये अल्फा ही एंगल है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू है 90 माइनस कास इनवर्स यानी साइन इनवर्स इतना। और हम मान लेते हैं कि समतल और रेखा के बीच का कोण अल्फा है, तो ये अल्फा इक्वल इतना हुआ। इस साइन इनवर्स को इस साइड लाएंगे तो अल्टीमेटली जो वैल्यू होगी वह होगी साइन अल्फा, वह होगा साइन अल्फा इक्वल L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। यह समतल और रेखा के बीच के कोण के लिए फार्मूला है, और यह फार्मूला दो समतल के बीच का फार्मूला है। तो आप इसको नोट करिए, फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर को देखते हैं। आप अगर दो प्लेन के बीच का एंगल समझना चाहते हैं तो इस मॉडल से भी समझ सकते हैं। ये मान लीजिए पहला समतल है, जो कि पहला समतल है, इस समतल की एक लंबवत रेखा होगी, ये दूसरा समतल है। अगर ये दोनों समतल एक दूसरे से किसी एंगल पर मान लीजिए बेंड हैं, झुके हुए हैं, मान लेते हैं कि इस तरीके से झुके हैं, यहाँ से ऐसे, यहाँ इन दोनों के बीच का झुकाव ये है। देखिए यह जो झुकाव हुआ यही कोण दोनों प्लेन के बीच का है, समतल के बीच का है। और इस झुकाव को हम दूसरी विधि से भी देखिए निकाल सकते हैं। दूसरी विधि से निकालने का तरीका क्या है, अब आप यहाँ पे कल्पना करिए, यहाँ पे कल्पना करिए कि ये वाला एंगल तो 90 है, यहाँ भी एंगल 90 है। तो अल्टीमेटली अगर ये वाली वैल्यू, अगर यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये वाली अगर वैल्यू अल्फा है और ये वाली 90 है, तो ये 90 माइनस अल्फा होगा, और ये 90 है तो ये वैल्यू 90 माइनस अल्फा होगी, और अल्टीमेटली ये वैल्यू जो होगी अल्फा होगी। तो आप इससे भी समझ सकते हैं, और यहाँ पर हमने कंसेप्चुअली बता भी दिया है। तो आप इसको नोट करिए, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम आती है हमें बताइए, फिर हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आइए अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। और चैप्टर की शुरुआत में पहला क्वेश्चन है कि एक रेखा दिया गया है और एक समतल है। तो मान लेते हैं एक समतल ये है और एक रेखा इस तरीके से है, इसके बीच का हमें ये वाला एंगल निकालना है। तो हम जानते हैं ये रेखा है, तो रेखा का LMN, तो ये तो पोजीशन वेक्टर शो करता है, और ये वाली वैल्यू LMN को दिखाएगी, सॉरी ABC को। तो अगर A बराबर है 1, B A बराबर 1, B बराबर A1 B1 बराबर -1, C1 बराबर 1 है, तो ABC की सहायता से हम L1 M1 N1 निकाले हैं। तो L1 की वैल्यू देखिए A/√A² B² C² होता है, तो L1 M1 और N1 की वैल्यू निकल गई। इसी तरीके से अब ये समतल है, तो समतल के लिए जो LMN होता है इस रेखा का है LMN, तो A2 जो होगा वो 2 है, B2 इक्वल -1 और C2 इक्वल 1 है। तो अब A2 B2 C2 की सहायता से हम लोग L2 M2 और N2 फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है L बराबर A/√A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरीके से M बराबर B/√A² प्लस B² प्लस C²। इसी तरीके से N बराबर C/√A² प्लस B² प्लस C²। तो हमने ये सभी वैल्यू फाइंड कर ली, और हम जानते हैं
एक समतल और एक रेखा के बीच का कोण ये वाला कोण होता है, ये पूरा अगर इसके बीच का कोण थीटा है, ये 90 माइनस थीटा होता है और यही वाली वैल्यू है, तो यहाँ साइन थीटा इक्वल ये फार्मूला हुआ, सभी वैल्यू को हमने पुट किया, तो साइन थीटा इक्वल 2√3/2 है, सॉरी 2√2/3 है, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 2√2/3 ये वाली वैल्यू होगी। इसको नोट करिए, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो वेक्टर दिए गए हैं, इन वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो हम मान लेते हैं वेक्टर के बीच का एंगल इतना है, तो पहला वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर बी। तो वेक्टर ए में ये वाली जो वैल्यू है इसके डायरेक्शन रेशियो को बता रही है, यानी a1 की वैल्यू 2, b1 2 और c1 जो है -1। इसी तरीके से वेक्टर बी के लिए a2 6, b2 -3 और c2 जो है 2 है। अब हम यहाँ से L1 फाइंड करेंगे, तो L1 बराबर 2/√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो 4 4 8 और 1 9 होगा, यानी 2/3 हुआ, 2/3 L1। इसी तरह M1 बराबर भी 2/3, N1 बराबर -1/3, L1 M1 N1 हो गया। इसी तरीके से L2 जो होगा, L2 बराबर 6/√36 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 7, यानी 6/7। M2 जो होगा -3/7 और N2 होगा 2/7। ये सभी वैल्यू हो गई। अब इसको हम फार्मूले में रखते हैं, तो देखिए L1 2/3, L2 6/7, M2 की वैल्यू M1 2/3, M2 -3/7, इसके बाद N1 -1/3, N2 2/7, तो सभी में अपान 21 होगा। तो देखिए 12 12 और -6 -2 टोटल अपान 21 होगा। तो देखिए 6 2 8, 12 में से 8 जाएगा 4/21, यानी कि थीटा इक्वल कॉस इनवर्स 4/21 ये वैल्यू होगी। तो इसी तरीके से आप देखिए कि LMN की कितना हेल्पफुल है पूरे 3D ज्योमेट्री में। अब आप इसको समझते रहिए, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो प्लेन दिया हुआ है, इनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो प्लेन के इक्वेशन में ये A1 B1 C1 की वैल्यू हो गई, A2 B2 और C2 की वैल्यू हो गई। तो A B और C की सहायता से हमने L1 M1 और N1 फाइंड किया, और इसी तरह L2 M2 और N2 फाइंड किया। और हम जानते हैं cos थीटा बराबर L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 होता है। तो यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल L1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 3 दूना 6 बटा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो √731 होगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 अपान √731 होगा। ये प्लस है, सॉरी माइनस में ही है। फिर ये वाली वैल्यू भी माइनस में आएगी, यानी माइनस टाइम्स ऑफ 15/√731 ये वैल्यू हुई। ये वाला इससे कैंसिल होगा, अल्टीमेटली निगेटिव वैल्यू है, लेकिन माइनस में हम लेंगे नहीं, इसलिए थीटा की अल्टीमेटली वैल्यू होगी कॉस इनवर्स 15/√731 ये वैल्यू हुई। अब इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। आपको दो समतल है, पहला समतल और दूसरा, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो आप जानते हैं इस समतल में A1 B1 और C1 है, A2 B2 और C2। इसकी सहायता से हमने L1 M1 और N1 फाइंड किया, इसी तरह L2 M2 और N2। और फार्मूला हम जानते हैं cos थीटा का L1 L2 M1 M2 N1 N2। अब इसके बाद एंगल फाइंड करना है, तो हम cos थीटा L1 इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यानी इसमें यहाँ से देखिए ये कैंसिल भी होगा, 3/7√3। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ये वाला इससे कैंसिल होगा, -6/7√3। फिर यहाँ इसका जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो -2 टाइम्स -2/7
7√3, ये टोटल वैल्यू हुई। अब ये देखिए 6 है, ये -2 है, तो -6 और -2 8 हुआ, 8 में से 3 जाएगा तो -5/7√3 है। अब इसमें हम √3 का अगर मल्टीप्लाई कर दें √3/√3 तो ये 21 होगा, यानी दैट इज -5/√3/21। अल्टीमेटली जो थीटा की वैल्यू होगी, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, माइनस टाइम है तो कॉस माइनस थीटा भी प्लस होता है, इसलिए कॉस इनवर्स 5√3/21 है, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 5√3/21। तो अल्टीमेटली ये वैल्यू होगी। यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला एंगल ही इन दो प्लेन के बीच का एंगल है। तो आप देखिए कितनी आसानी से हम लोग कंसेप्ट के साथ हल कर ले रहे हैं। आपके फार्मूले बुक में कोई भी फार्मूला दूसरा दिया है आप उससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से आपको इससे प्रीफर करना चाहिए। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ है, दो प्लेन दिया हुआ है, दो समतल हैं, इन दोनों समतलों के बीच का आपको एंगल फाइंड करना है, एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो देखिए ये पहला समतल है, तो इससे A1, B1 और C1 जो डायरेक्शन रेशियो है उसके मान 2, 3 और 4 होंगे। A2, B2, C2 की वैल्यू जो होगी, इसमें K कैप नहीं है तो उसका कोफिशिएंट हम 0 लेंगे, तो C2 0 हो गया। अब हम L1, M1, N1 और L2, M2, N2 की वैल्यू निकाल लिए हैं, इसको इस फार्मूले में हमने रखा, और अल्टीमेटली जो वैल्यू आ रही है 1/√58 है, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेन के बीच का एंगल है। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको दो वेक्टर दिया है, हम मान ले रहे हैं कि ये पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो इस वेक्टर से हम A1, B1, C1 निकाल लेते हैं। तो इस लाइन का यानी इस वेक्टर का हम डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड कर लेंगे। तो ये डायरेक्शन कोसाइन L1, M1, N1 की वैल्यू, इसी तरीके से इस वेक्टर का दूसरा जो वेक्टर ये है, इसका हमने L2, M2, N2 निकाल लिया, फार्मूले में वैल्यू रखा, अल्टीमेटली cos थीटा इक्वल दिस हुआ, यानी कि हम थीटा इक्वल cos इनवर्स 3/√21 इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप पिछले चैप्टर वेक्टर में भी पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है तो cos थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B अपान मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये कुछ और फार्मूला नहीं बल्कि इसी फार्मूले का दूसरा रूप है, क्योंकि अगर वेक्टर A में मॉड ऑफ वेक्टर A से डिवाइड करेंगे अगर हम, तो वो इसका यूनिट फॉर्म बनेगा, और उसका हम उसका जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो देगा ये L1, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई होगा दूसरा वाला फैक्टर M2, M1 और N1 इसी टाइप का मिलेगा। आपका ये फार्मूला और ये फार्मूला कोई नया फार्मूला नहीं है, आप इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो यही वाला फॉर्म मिलता है। तो आप इस मेथड से भी लगा सकते हैं या तो इस मेथड से भी। आप यहाँ पे पहले डॉट फाइंड करिए, फिर मॉड इसका मॉड इससे डिवाइड कर लीजिए, वो भी एक तरीका है। आपको जो अच्छा तरीका लगे वो करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है, आपको इसमें कुछ समतल दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये दोनों समतल लंबवत हैं या समांतर हैं। अगर ना तो लंबवत है ना तो समांतर, तब उनके बीच का हमें कोण देखना है कितना होगा। तो देखिए इसका पहला पार्ट है, ये प्लेन का इक्वेशन है 7x + 5y + 6z + 30 = 0 एंड 3x - y - 10z + 4 = 0 है। अब देखना है कि ये पहले पैरेलल है कि नहीं, तो एक एक स्टेप हम चेक करते चलते हैं। पहले हम पैरेलल चेक करेंगे, तो पैरेलल होने के लिए आपको पता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, यानी इनके जो डायरेक्शन रेशियो है वो समानुपातिक होने चाहिए। तो यहाँ से देखिए 7/3 5/1 ये अनुपात बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए पहली कंडीशन जो है कि समांतर नहीं है। अब लंबवत होने के लिए आपको पता है, लंबवत होने के लिए आपको पता है A1A2 + B1B2 + C1C2 = 0 होना चाहिए। तो देखिए 7 × 3 = 21 होगा, प्लस 5 -5 हुआ, और इसके बाद इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -60 हुआ। ये टोटल वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हुई,
इसका मतलब ये लंबवत भी नहीं है। अब ना तो समांतर है ना तो लंबवत। अब हमें इनके बीच का कोण निकालना है। तो आइए हम कोण निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं। हमें वही L1 M1 N1 निकालना होगा। तो देखिए L1 की वैल्यू कितनी होगी। तो L1 जो होगा L1 बराबर A1 यानी कि A1 यानी कि 7 बाई √7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 36। तो देखिए ये वैल्यू होगी 7 बाई √6 5 11 9 11 9 20 का 0 हासिल 11 6 5 6 5 11 11 और 9 20 का 0 हासिल 2 हुआ और 3 2 5 4 9 9 2 11 है। ये वैल्यू हुई L1। M1 जो होगा M1 की वैल्यू M1 होगा 5 बाई √110। N1 जो होगा 6 बाई √110। अब इसी तरह से L2 जो होगा L2 जो है 3 बाई √9 प्लस 1 और प्लस 100 होगा। तो देखिए 9 और 1 और 100 तो 9 1 10 1 1 0 ही होगा यानी कि 3 बाई √110। M2 जो होगा -1 बाई √110। N2 जो होगा -10 अपान √110। अब हम फार्मूला जानते हैं cos थीटा इक्वल cos थीटा इक्वल L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 सभी वैल्यू को रखते हैं। तो L1 और L2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 का 21 होगा। 21 बटे 110 यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा M1 M2 का तो -5 होगा। -5 बाई 110। इसके बाद यहाँ होगा -60 बाई 110। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 21 है और 60 और 5 65 हुआ। 60 और 5 65 में से 21 घटाना है तो 65 में से 20 गया तो 65 में से 20 जाएगा 45 होगा और 45 में से एक और घटाएंगे तो 44 होगा बटा 1 1 0 होगा। अब इसको हम भाग देंगे तो 22 से 2 बार और 22 पंजे 110 होगा। और ये cos थीटा इक्वल है, ये cos थीटा इक्वल है तो इक्वल अल्टीमेटली थीटा बराबर cos इनवर्स 2/5। तो ये इनके इन दो समतल के बीच का एंगल है। आप इसको नोट करें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी चेक करना है कि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, पैरेलल है या फिर नहीं। तो पहले हम पैरेलल चेक करते हैं क्योंकि एक एक स्टेप चेक करना आसान है। और सबसे पहले हमें पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक कर लेना चाहिए क्योंकि ये आसान फार्मूलेज निकल आते हैं। तो देखते हैं A1 अपान A2 की वैल्यू देखिए A1 अपान A2 जो होगा 2/1। B1 अपान B2 की वैल्यू 1 अपान -2। ये बराबर नहीं है, समानुपातिक नहीं है। इसका मतलब ही हुआ ये रेखाएं समांतर नहीं है। एक चीज कंफर्म हो गई कि रेखाएं ये दोनों समतल जो है समांतर नहीं है। अब हम लंबवत का चेक करते हैं। तो लंबवत के लिए कंडीशन है A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो देखिए A1 A2 का मल्टीप्लाई 2 हुआ, इसका मल्टीप्लाई -2 प्लस 0 अल्टीमेटली पूरी वैल्यू 0 हो गई। यानी कि दोनों प्लेन क्या हैं, एक दूसरे के, दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत हैं। आइए नेक्स्ट प्लेन पर विचार करते हैं। ये देखना है समांतर है या नहीं। तो देखिए हम पहले समांतर चेक करेंगे। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। इस कंडीशन को फॉलो करेगा तब तो समांतर होगा। तो देखिए A1 अपान A2 यानी 2/3, B1 अपान B2 -2 बटा -3, C1 बाई C2 दैट इज दिस। सभी वैल्यू 2/3 इक्वल हैं। 2/3 इक्वल 2/3। ये इसलिए रेखाएं ये दोनों प्लेन समांतर हैं। यहाँ पर भी देखिए दो आपको प्लेन दिए हुए हैं। तो इन दोनों प्लेन की सहायता से हम देखते हैं A1 जो होगा 2 होगा, B1 जो होगा वो -1 होगा, C1 जो होगा वो 3 है। इसी तरीके से A2 जो है वो 2 हुआ, B2 -1 और C2 की वैल्यू 3 है। आप देख रहे हैं ये रेशियो हमेशा बराबर दिख रहा है। 2/2 करेंगे यानी A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। इसलिए ये दोनों के दोनों जो समतल हैं वो समांतर होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक समतल ये दिया हुआ है, ये समतल, इसमें भी चेक करना है। तो देखिए रेशियो बराबर नहीं हो रहा है और परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है क्योंकि 4 है और यहाँ 8 कम 8 और 1
9 बज रहा है, तो इसलिए 0 नहीं हुआ, तो ना तो परपेंडिकुलर है ना तो समांतर है। अब हम देखेंगे L1 क्या है, तो A1 B1 और C1, A1 4 B1 8 C1 1, A2 यहाँ पे 0 है, कोई भी फैक्टर नहीं है तो इसको हम 0x लिख सकते हैं। इसके बाद B2 जो है 1 है और C2 की वैल्यू 1 है, तो L1 M1 और N1 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, L2 M2 N2 की वैल्यू। अब L1 L2 ये तो 0 हो जाएगा, M1 M2 M1 M2 8 बाई दिस प्लस 1 बाई दिस, तो 8 और 1 9 हुआ और 9 से 9 कैंसिल, 1 बाई अंडर रूट 2। और आपको पता है कि cos थीटा बराबर 1 बाई अंडर रूट 2 बराबर cos 45 होता है, यानी थीटा इक्वल 45 डिग्री होगा। ये इन दोनों के बीच का एंगल है। देखिए 8th क्वेश्चन है, ये दो समीकरण दिया हुआ है, प्लेन है। आपको कहा जा रहा है कि इनके बीच का जो कोण है वह सदिश विधि से यानी वेक्टर मेथड से निकालिए। तो वेक्टर मेथड हमने बताया था cos थीटा इक्वल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ये फार्मूला होता है। तो वेक्टर ए, देखिए वेक्टर ए यही वाला होगा, ये आई कैप हो जाएगा, ये 1 है तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप हुआ वेक्टर ए। वेक्टर बी जो होगा 2i माइनस जे प्लस के कैप, ये हुआ बाई अब इसकी वैल्यू मॉड ऑफ इसका लेंगे तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हुआ, और मॉड ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर बी जो होगा 4 प्लस 1 ये वैल्यू हुई। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट हम करते हैं, तो i का i के साथ होगा तो केवल 2 हुआ 2, और j के साथ हुआ -1 और ये वाली वैल्यू फिर -2 होगी, और बाई 4 5 1 6 हुआ अंडर रूट 6 इंटू 4 और अंडर रूट 6, ये वैल्यू हुआ, यानी 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बाई 6 होगा। तो यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स 1/6, ये वैल्यू आएगी थीटा की। तो ये मेथड भी, इस मेथड को हम लोग वेक्टर मेथड बोलते हैं। वेक्टर मेथड आप लोगों ने इससे काफ़ी फिजिक्स में भी किया होगा, फिजिक्स में भी इससे किया होगा सवाल, और मैथमेटिक्स में भी इससे वाले जो चैप्टर्स हैं, लेसन है, उसमें भी किया होगा। तो इसको हम वेक्टर मेथड बोलते हैं। और ये वाला फार्मूला बिल्कुल वही LMN की तरह ही है। जब आप यहाँ से ध्यान देंगे तो ये वाली अगर वैल्यू a है, a बाई अंडर रूट ये वाली वैल्यू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर दैट इज L1 है, तो यहाँ से L1 और इंटू L2 ही होता है, और M1 M2 N1 N2, तो ये वही मेथड है, कोई अलग से नहीं है, बस इसमें डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, इसलिए इसको वेक्टर मेथड बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो हम वेक्टर मेथड से ही कर रहे हैं, तो हमें पता है दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है वो cos थीटा इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट, यहाँ डॉट रहेगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमने ये यहाँ से रख ली, वेक्टर बी की वैल्यू ये हो गई, इसका डॉट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर 7 आएगी, और इसका मॉड लेंगे तो दोनों सेम है, तो ये अंडर रूट कैंसिल होगा और 14 हुआ, तो ये 1/2 हुआ। और हम 1/2 जानते हैं कि cos 60 की वैल्यू होती है, इसलिए थीटा की वैल्यू जो होगी 60 डिग्री होगी, यानी इनके बीच का एंगल, इन दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो 60 डिग्री होगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आज हमने पूरा किया। हमने इस चैप्टर को आपको कंसेप्ट से बताया है, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसमें अगर कहीं प्लस माइनस का मिरर हुआ हो तो उसको आप निगलेक्ट करिएगा, लेकिन आप यहाँ से वेक्टर या फिर इसके जो 3D ज्योमेट्री है उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिए, कैसे हम लोग इतनी आसानी से LMN की सहायता से विद कंसेप्ट हम लोग इस सभी चीज़ों को सॉल्व कर ले रहे हैं। तो इसके बाद आखिरी चैप्टर जो विविध प्रश्नावली है, मिसलेनियस चैप्टर है, उसको हम लोग हल करेंगे। और इन सब सारे चैप्टर्स में या फिर सारे लेक्चर में कोई भी कहीं पर भी त्रुटि हो आप उसे हमें कमेंट में करके बताइए, हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे। और अब एक और अपील है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि जो इससे अभी तक वंचित हैं या फिर नहीं पहुँच पा रहे हैं उनकी भी आवश्यकताएं और समस्याएं दूर हो सकें, जिससे उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो यही हमारे रिक्वेस्ट को आप लोग पूरा करिए। वैसे आपका हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।